Good morning, students. This is the second chapter of Flamingo book, class 10th English. This session is very important for you. This one, chapter second. The chapter name is Lost Spring and written by a female writer, Anish Jung. At first, we will discuss introduction to the chapter as well as we can say that main characters of the chapter. Introduction to the chapter. This chapter has been divided into parts. The first part is sometimes I find a rupee in the garbage, and the second I want to drive a car. दो तरीके की स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको स्टोरी सुनकर बहुत ही इंथुजियास्टिक क्रिएट होगा, एक उत्साह आपके हृदय में अवश्य आएगा। तो आइए सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मेन कैरेक्टर द ऑथर अनीश जंग। स्टार्टिंग की लाइन में आपको दिख रहा होगा मेन कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। अनीश जंग क्या है? सी इज द ऑथर ऑफ दीज एक्सर्ट्स। वो इस चैप्टर की ऑथर हैं। सी ऑब्जर्व्स द लाइव्स of rag pickers closely and bangle makers. C is a social activities. अनीश जंग एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है। वो रैग पिकर्स को बहुत नज़दीक से देखते हैं, उनके जीवन के विषय में, उनकी स्थितियों के विषय में, उनकी परिस्थितियों के विषय में, कैसे बच्चे मजबूर होते हैं रैग पिकिंग करने के लिए। और इस चैप्टर में वो बताती भी हैं कि बच्चों के लिए रैग पिकिंग का कार्य एक खेल है, एक उत्साह वर्धक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों को कूड़े से कूड़े से उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती, कभी 10 रुपए, कभी कुछ, तो उन्हें एकदम गोल्ड कॉइन जैसा अवसर प्राप्त होता है। और दूसरे स्टोरी में बैंगल मेकर्स की बात करते हैं, किस तरह चूड़ियाँ बनाने की वजह से जो है उसकी पॉलिश की वजह से बूढ़े बुजुर्ग जो माता पिता लगे रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आंखें चली जाती हैं। आंखें चली जाती है कहने का मतलब उनकी रोशनी चली जाती है। तो इस तरह वो दोनों स्टोरी में बहुत अच्छा फोकस करते हैं। आइए फर्स्ट स्टोरी का पहला कैरेक्टर जिसका नाम साहेब है, वो एक रैग पीकर रहता है, रैग पीकर बॉय रहता है। और वो जो है दिल्ली के पेरीफेरी यानी सीमापुरी में निवास करता है, वहाँ पर रहता है। तो होता क्या है इसमें, वर्षों पहले साहेब बांग्लादेश में अपना घर छोड़कर आ गया था। वह पड़ोस में कूड़े के ढेरों से सोना खंगालने का प्रयास कर रहा होता है। तो सोना नहीं मिलता है किसी कूड़े के ढेर में। रैग पिकर्स अनेबल टू कलेक्ट अ सिंगल कॉइन ऑफ गोल्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ रैग पिकिंग। लेकिन जो 1, 2, 4 रुपए उन्हें मिल जाते हैं, कभी कभी 10 रुपए तक मिल जाते हैं, तो उन्हें किसी सोने के सिक्के या सोने के ढेर से कम नहीं लगता है। अच्छा, इसमें जो हमारी राइटर हैं अनीश जंग, वो पूछती हैं कि आप लोग ये काम क्यों करते हैं। साहेब बोलता है कि इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं है और इसके अलावा उन्हें कोई काम करना भी नहीं आता है ना। और वो क्योंकि उनके पास कोई जो है विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, और वो सभी बहुत गरीब कंडीशन में हैं और इसीलिए वो नंगे पाँव रहते हैं। ये किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि वो नंगे पाँव क्यों रहते हैं। एक तो गरीबी के कारण, दूसरा रीज़न ये भी है कि ये एक ट्रेडिशन है। 6-7 बच्चों का समूह जो है एक साथ जो है सेक्स को लेकर, बोरे को लेकर निकलता है। जो भी उन्हें मिलता है कूड़े में उनके उपयोग की चीज़ें, वो सभी उन्हें भरते चले जाते हैं। तो साहिब की ये स्टोरी है। अब दूसरी स्टोरी मुकेश की हम बताते हैं। अभी हमने डिटेल स्टोरी नहीं बताई है। मुकेश क्या है? वो बिलोंग्स टू द बैंगल मेकिंग कम्युनिटी, बैंगल मेकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना। लेकिन एक बहुत डिफरेंट बात है मुकेश के अंदर कि ये जो ट्रेडिशन चल रहा है, इस ट्रेडिशन को वो तोड़ना चाहता है। ही वॉन्ट टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन। एंड व्हाट्स द ट्रेडिशन? द ट्रेडिशन इज दैट वी हैव टू मेक बैंगल्स ना। दिस इज द ट्रेडिशन वॉट एवर रनिंग फ्रॉम द एंसेस्टर्स of Mukesh as well as we can including his parents also। तो वो एक जो है वो मोटर कार ड्राइव करना चाहता है, खुद का कार्य करना चाहता है। ठीक है, मोटर कार ड्राइव करना चाहता है, मोटर कार का ड्राइवर बनता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इस तरह की चीज़ें वो बनना चाहता है। लेकिन ही इज़ रेबेलियस बाय नेचर से वो बहुत रेबेलियस है। कैसे रिबेलियस है? क्योंकि वो लीग से हट कर काम करना चाहता है।
तो ये दोनों साहेब और मुकेश का करेक्टर है। अनीस जंग का मैंने अभी तक आपको करेक्टर बताया है। इसके बाद मैं स्टोरी को बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। स्टोरी क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि साहेब जो है नंगे पांव रहता है, तो राइटर पूछती है कि ऐसा क्यों है। तो साहेब कहते हैं 10,000, माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10,000 जूते विहीन कूड़े के ढेर में से कबाड़ उठाने वाले हैं। साहेब कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर ऑब्जर्व किया जाए, अगर ध्यान दिया जाए तो लगभग 10,000 लोग हैं। कितने हैं? 10,000 लोग हैं जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं। और हम सभी लोग दिल्ली के बाहरी किनारे पर सीमापुरी में रहते हैं। हमारा घर कैसा है? मिट्टी के घरौंदे हैं जिन पर टीन या तिरपाल की छत है, किंतु वे मल निकास, गंदे पानी की नालियाँ तथा पेयजल से वंचित है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी सुख सुविधा वहाँ पे नहीं है। बस्तियाँ हैं और स्लम एरियाज़ के ये बच्चे हैं। और ये सब क्या है? ये अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले कोई और नहीं, बांग्लादेशी हैं, जो 1970 में, माय डियर स्टूडेंट्स इस डेट को याद रखिएगा, ईयर को याद रखिएगा, 1971 में यहाँ पर आए थे, जो कि लगभग 30 वर्ष हो गए और बिना किसी पहचान पत्र के यहाँ पर रह रहे हैं। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। कब आए थे? 1971 में आए थे। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। और वो यहाँ पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। कहाँ पर रह रहे हैं? दिल्ली के बाहरी किनारे पर सीमापुरी पे रहते हैं। तो ये इतनी बातें हैं। हालांकि क्या है, वे मतदान के पात्र हैं, राशन कार्ड की सहायता से उन्हें अनाज मिल जाता है, यानी जीवन किसी तरह से उनका चल रहा है, किसी तरह से वे जीवित हैं। और जो मैंने बात कही है, कूड़े से उन्हें सोने जैसा कब महसूस होता है, यानी कहने का मतलब गोल्ड कॉइन जैसा कब होता है। कई बार साहेब कूड़े के ढेर में 1 रुपया अथवा 10 रुपए का नोट पा लेता है ना। लेखिका साहेब से कहती है कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो साहेब से मजाक में लेखिका कहती, यानी राइटर अनीस जंग कहती कि मैं तुम्हें एक स्कूल खुलवा दूँ तुम लोग। तो वो जब अगली बार अनीस जंग मिलती साहेब से, तो साहेब बस पूछ पड़ता है कि क्या हमारे लिए स्कूल खुल गया? जबकि अनीस जंग अपने आप में शर्मिंदा महसूस करती। शी feels embarrassing after listening the words of Sahib, and that is relating to how your school open till this date after saying you। तो कब तक खुलेगा? तो उसे ये एक हॉलो प्रॉमिस लगता है, अपने आप में एम्बेरसिंग फील करती है अनीस जंग कि मैंने क्या बात कह दी ना। ये बच्चे तो स्कूल जाने के लिए इतने तत्पर, वो बहुत सरप्राइज्ड होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये होता क्या है, सर्दी में एक प्रातःकाल अनीस जंग साहेब को पड़ोस के एक क्लब के कांटेदार बाड़ लगे द्वार के पास खड़ा पाती है। वह 2 नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। कौन? यानी साहेब जो है एक सुबह के समय टेनिस खेलते हुए 2 बच्चों को देखता है। वे सफ़ेद कपड़े पहने हुए, कौन? जो टेनिस खेल रहे हैं। यह खेल बहुत अच्छा लगता है, यानी टेनिस का खेल साहेब को अच्छा लगता है। ये भी मल्टीपल चॉइस का एक ऑप्शन है। लेकिन वह बाड़ के पीछे खड़े होकर देखने से ही संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो गरीब है, कूड़ा उठाने वाला है, उसे इस तरह की खेल खेलने की अनुमति नहीं मिल सकती है। ना तो कपड़े हैं, ना ही इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन साहेब किसी के त्यागे हुए, किसी के फेंके हुए टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो उसकी रंग उड़ी हुई है, कमीज तथा निकर पर अजीब लगते हैं। यानी उसे शूज़ मिला हुआ है जिसका कलर डिफरेंट है, निकर पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए जो किसी के फेंके हुए। अब कूड़ा उठाता है तो उसे इस तरह की चीज़ें तो मिल ही जाएगी जिससे वो अपना किसी तरह गुजारा कर रहा है पहन कर ना। और किसी व्यक्ति ने फेंक दिया है जो शूज़ को, जिसे वो उसमें आगे साइड, शूज़ के आगे साइड होल बना हुआ है, यानी फटा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं अभी
साहिब ए आलम की स्टोरी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी स्टोरी मुकेश की बताऊँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इन सभी कामों को वो क्या करता है, छेद वाला जूता भी एक स्वप्न के सत्य होने जैसा ही है, यानी बहुत मुश्किल से मिलता है उन्हें, किंतु टेनिस उसकी पहुंच से बाहर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अच्छा, अब जब दोबारा अनीस जंग उसे देखती है साहिब ए आलम को, तो साहिब ए आलम के हाथ में एक चाय की केतली है, ठीक है। उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा, यानी वही चाय की केतली है। दूध की दुकान की ओर जा रहा है, और अब इससे देखने से क्लियर है कि वो जो है क्या करता है, किसी चाय की दुकान पर काम करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, चाय की दुकान पर काम करता है, उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है जिसमें चाय है, उसे हर महीने का उसे 800 रुपये मिलता है, और तीनों समय का भोजन मिलता है। तो ये भी किसी क्वेश्चन का आंसर है, महीने का 800 मिलता है, तीनों टाइम का भोजन मिलता है। तब तो उसे पहले की कंपैरिजन में बहुत सम्मानजनक काम है, पहले की तुलना में बहुत अच्छा काम है, और पहले की तुलना में पैसा भी बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले वो आज़ाद था, पहले वो फ्रीडम फील करता था, जब मन किया काम किया, जहाँ जिस तरफ मन किया उधर घूमने चला गया। लेकिन अब वह लिमिटेशन में है, बाउंडेशन में है, एक बॉन्डिंग हो गई है कि नहीं, तुम्हें दिन भर चाय ही सेल करना है ना, टी सेलिंग का काम करना है 800 रुपये में। तो अब जो चाय की केतली का वजन है, और जो क्या कहते हैं कूड़े का जो बूरा पीठ पे लिए रहता है उसका वजन है, उसके तुलना में चाय की केतली का वजन अधिक है। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, जबकि आप जानते हैं किसी बोरे में भरे हुए कूड़े का वजन अधिक होता है और चाय की केतली का वजन कम होता है, लेकिन यहाँ साफ साफ अनीस जंग बताना चाहती हैं कि किसी के अधीन होकर काम करना वो ज़्यादा भार वाला रखता है। खुद का काम हो, खुद की जिम्मेदारी होती है, तो उसमें हमें बहुत आज़ादी महसूस होती है, चाहे हमें थोड़ा ही क्यों ना पैसे मिलते हों। तो इस तरह से साहिब ए आलम की स्टोरी कंप्लीट होती है, जो कि मैं बताया था। साहिब ए आलम की स्टोरी स्टार्ट हुई थी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब मैं सेकेंड स्टोरी स्टार्ट करूंगा, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये मुकेश कहता है कि मैं चाहता हूं एक कार को ड्राइव करना ना। अब मुकेश की स्टोरी स्टार्ट कैसे होती, फिरोजाबाद में लेखिका की मुकेश से भेंट होती है, यानी अनीस जंग की। असल बात सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते वो बच्चों की एक्टिविटीज़ में, बच्चे जिस तरह लेबरिंग का काम करते हैं तो कानूनन जुर्म, बिफोर 14 ईयर्स ये जो वर्क कर रहे हैं, तो वो उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को जानना चाहती है। अब मुकेश का जो परिवार है चूड़ियाँ बनाने में लीन रहता है। मुकेश स्वयं अपना स्वामी बनने की जिद पर डटा हुआ है। मैंने पहले ही इसके कैरेक्टर बताया, ही इज़ अ रिबेलियन नेचर, वो एक रिबेलियन नेचर है। वह घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा, ये ट्रेडिशनल काम मैं नहीं करूंगा। आप जानते हैं फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता है। परिवारों में लोग भट्ठियों के सामने काम करते हैं, शीशों को जोड़ लगाते हैं, स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं, और यह काम कई पीढ़ियों से बनाते हुए चले आते हैं। ठीक है, यदि कानून को कठोरता से लागू किया जाए तो लगभग मुकेश के साथ 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से मुक्त करा सकते हैं। अब देखिए, उसमें कहा था साहिब आलम ने कि लगभग 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह का काम हमारे आसपास एरिया में करते हैं, यानी सीमापुरी दिल्ली के बाहरी इलाके में। अब यहाँ मुकेश के साथ जो है लगभग ऐसे 20,000 बच्चे हैं। अगर कानून का सही से पालन हो तो जो बिफोर 14 ईयर्स के बच्चे, लगभग 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से मुक्त कराया जा सकता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है, क्योंकि स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु होता है, और बसंत ऋतु सबसे बेस्ट ऋतु होता है ना। तो स्प्रिंग लॉस्ट होना यानी बचपने का छीन जाना। बचपन का कैसे छीन जाना? बचपन का मतलब यही है यहाँ पर कि उन्हें आज़ादी मिले, उन्हें पढ़ने की आज़ादी मिले, खेलने की आज़ादी मिले ना, उन्हें किसी भी तरह का घर का कार्य करने का बर्डन ना दिया जाए, नहीं तो उनका बसंत छीन जाएगा, मतलब उनका बचपना छीन जाएगा। तो चैप्टर के टाइटल का ये मतलब होता है।
अच्छा, ये देखते हैं साहिब आलम का हमने घर के विषय में जिक्र किया था कि टीन का घर बना हुआ है, गोबर से लिपा हुआ, दीवार बनी हुई है, कच्चे घर बनी हुई है, मलिन बस्तियों में रहते हैं। देखिए मुकेश कैसे रहते हैं, बदबूदार तंग गलियों में जो कूड़े करकट से भरी पड़ी है। उन घरों के समीप से गुजरते हैं ये लोग ने, ढहती हुई दीवार, अस्थिर लटके हुए दरवाजे, खिड़की रहित तंग कोठरियाँ मात्र है। कहने का मतलब इनकी भी कंडीशन, घरों की कंडीशन बहुत बेकार है। यहाँ पर लोग इंसान और पशु एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो है क्या कहते हैं, इनके घर में फूहड़ झोपड़ी से बने हुए हैं। फूहड़ मतलब बहुत ऊट पटांग तरीके से बने हुए, सूखी घास की छत बनी हुई है ना। अब लेखिया बताती है एक स्टोरी इसके अंदर, वो जो अनीस जंग है वो एक कमज़ोर यंग गर्ल को देखती है जो चूल्हे पर शाम का खाना बना रही है। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है तथा 3 पुरुषों की देखभाल करने वाली उसका पति मुकेश तथा उनका पिता है। यानी एक यंग गर्ल को देखती है जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है और उसका पति मुकेश तथा उनका पिता उसकी जिम्मेदारी है। पिता जो मुकेश का पिता है निर्धन चूड़ियाँ बनाने वाला है, लगातार कई सालों से काम करता है और मुकेश की दादी ने चूड़ियों के शीशों की पॉलिश करने से उड़ी धूल से अपने पति को अंधा होते देखा हुआ। यानी जब आप 40 साल 30 साल 20 साल ऐसे लगातार काम करते हैं तो चूड़ियों की पॉलिश की वजह से जो है क्या होता है, उनकी आंखें अंधी हो जाती। यानी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फीके गुलाबी पोशाक पहने हुए एक युवा लड़की सविता, अब यहाँ पे दूसरे करेक्टर का नाम ले रहे हैं अनीस जंग, लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई है। वह शीशे के टुकड़ों को टाँके लगा रही है। उसके हाथ किसी मशीन के चिमटों की भांति मशीनी रूप से चलते हैं, ठीक है। और वो लड़की शायद यह नहीं जानती कि चूड़ी की पवित्रता के विषय वो जानती भी नहीं और चूड़ी भी बना रही है, क्योंकि बचपना है, उसे नहीं पता है। तो ये लोग जीवन पर्यंत अपने खाने पीने के लिए इतना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है। परिवारों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं, जबकि अपनी ज़िंदगी अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पे लगा देते हैं। और अब लेखिका बताती हैं कि इन सब के लिए जिम्मेदार है कौन? गरीबी में फंसे परिवार जो कि बोझा ढो रहे हैं उस कलंक का, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है ना। तो ये तो उनकी कंडीशन है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसके जिम्मेदार, जैसे बड़े बड़े जो महाजन हैं, बिचौलियां हैं, पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले हैं तथा राजनीतिज्ञों का दुष्चक्र है। यानी ये जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर ये जागरूक हो जाएं, हेल्पिंग नेचर दिखाएं तो इन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कुछ तो विकास हो ही। लेकिन फिर भी इन सभी दुश्वारियों के बाद भी अनीस जंग को इस बात की प्रसन्नता है कि चलो कोई तो सही जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर नया कुछ करने की सोचता है, और वो मुकेश है। क्या सोचता है? मोटर मैकेनिक यानी मिस्त्री बनना चाहता है। तो इस तरह वो अनीस जंग का कहने का मतलब यही है कि हमारे अंदर अगर इंथुजियाज्म हो, हमारे अंदर अगर क्वालिटी है, हमारे अंदर कुछ नया करने को है, तो हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर उससे प्रॉफिट ना हो, अगर उससे गरीबी दूर ना हो रहा है, उससे हमारी स्थिति में सुधार ना हो रहा है, तो हमें क्रिएटिव माइंड रखना चाहिए, क्रिएटिविटी करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।